हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। तो दोस्तों हमने इससे पहले कई वीडियो भेजी है दिल्ली पुलिस, और फिर आज हम दिल्ली पुलिस का एक और भेज रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस का जो फार्म आने वाला है संभवतः सितंबर के महीने में आएंगे। और इधर सुनने में आया यूपी पुलिस भी आ रही है। तो हमने जो ऑनलाइन क्लास हमारा चलता है दोस्तों, वो हमने शुरू कर दिया यूपी पुलिस का, और वीडियो हम आप लोगों के पास दिल्ली पुलिस का भेज रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि बीच बीच में हम दिल्ली पुलिस का भेजते रहेंगे। तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भी साथ में है। उत्तर प्रदेश एसआई आने वाली है, हम उसको भी लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जनहित याचिका। तो दोस्तों हमारा आज का जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है? तो जनहित याचिका का अर्थ क्या है? सार्वजनिक हित याचिका, नागरिक अधिकार, न्याय प्रक्रिया में जनता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा जनहित याचिका, मतलब होता है सार्वजनिक हित याचिका, यानी जनता के लिए। ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही जाएगा। अब हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र को एक गलत युग में माना गया? तो कौन सा आर्थिक क्षेत्र गलत युग में है? तो पहला अगर हम बात करते हैं कि पहला जो हमारा जा रहा है दोस्तों कि मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र सही। परिवहन को द्वितीय क्षेत्र माना जा रहा है, तो परिवहन हमें लगता है ये द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता। परिवहन मतलब आता है यार, ये हमें लगता है ये तृतीय क्षेत्र में जाना चाहिए, द्वितीयक नहीं, ये तृतीय क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये तृतीय क्षेत्र जाएगा। बाकी बैंकिंग तृतीय क्षेत्र बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीय क्षेत्र बिल्कुल सही है। देखिए ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, इस तरह के जो होते हैं ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उद्योग है, तो ये सब हमारे आ जाते हैं द्वितीय क्षेत्र में, और इसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो तृतीय क्षेत्र में। जैसे बैंकिंग है, बीमा है, यातायात है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में कहता किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ठीक, नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना भाई। डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, माने पढ़ लिख करके भी रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई? शिक्षित बेरोजगारी, है ना भाई। तो शैक्षिक बेरोजगारी कहा जाता है। आंसर हमारा शैक्षिक जाएगा। मौसमी बेरोजगारी, तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार काम मिलना। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम बोलते हैं आदृश्य बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं उसको, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, तुम्हारा आंसर जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। अब हम आ जाते हैं भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो रेपो दर क्या होता है भाई? जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे कहा जाता है रेपो दर, और जिस दर पर लेता है रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 6.5% है रिजर्व बैंक का रेपो दर। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं किस प्रकार की सरकार में लोगों में अपने स्वयं के शासकों को चुनने का अधिकार है? तो लोकतंत्र, तो लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए तो लोकतांत्रिक सरकार में
इसके बाद हम आते हैं भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। कारावास, निषेधाधिकार, तख्तापलट, सेंसरशिप। तो अगर उस व्यक्ति को कारावास की सज़ा दे दी जाती है तो उसकी नागरिकों से उसकी स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो कारावास जाएगा हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं इनमें से संसद का एक हिस्सा लेकिन दोनों सदन में शामिल नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं 79, अनुच्छेद 79 की अगर हम बात करते हैं, कहता संघ के लिए एक संसद होगी जो किनसे मिलकर बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो देखिए ये जो लोकसभा, राज्यसभा ये सदन है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद का अंग माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर जाएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है? यानी संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 352 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार जाएगा दोस्तों, अधिकार। ठीक है भाई। छठा भी है लेकिन ये जो है इमरजेंसी बोला जाता है, और 356 जो है ये राज्य के लिए है, राज्य के लिए 356। 360 जो है वित्तीय आपातकालीन स्थिति है दोस्तों, वित्तीय आपातकालीन है, कालीन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है दोस्तों, संविधान संशोधन है दोस्तों, संविधान संशोधन। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है? अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 दोस्तों सही है, हमारा आंसर यही जाएगा। और संसद को अधिकार दिया गया है संविधान संशोधन का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया दूत था, मेगास्थनीज था। जो यूनानी था मेगास्थनीज ने ग्रंथ लिखी है दोस्तों, इंडिका लिखी है भाई, इंडिका। ह्वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था, हर्षवर्धन के समय में आया था। फाहियान ये भी चीनी बौद्ध यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। अलबरूनी आप लोगों ने नाम सुना होगा, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था 1000 से 1027 के मध्य में, तो अलबरूनी को ज़बरदस्ती महमूद गजनवी भारत लेकर आया था। और महमूद गजनवी ने एक ग्रंथ लिखी है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखी इसने। ठीक, अब हम आते हैं किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका अदा की है दोस्तों? तो कितने अहम भूमिका अदा की है? तो ये ओ ह्यूम, ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के कलेक्टर भी रहे हैं। इन्होंने 1885 बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक, चलिए अगला पॉइंट पे हम आते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों अगर हम वायसराय के समय बात करते हैं तो 85 में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन।
तो देखिए लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। ठीक। लॉर्ड लिट्टन का 1876 से 1880 है। लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862 है दोस्तों। और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल है क्या बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल है 1807 से 1813। ये लॉर्ड मिंटो, ये वही लॉर्ड मिंटो हैं जिन्होंने राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर जाएगा लॉर्ड डफरिन। इन्होंने अपनी मिसेस के नाम पर कानपुर में बनवाया है डफरिन हॉस्पिटल। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा अपना नाता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1894 में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे और 15 में दोस्तों वापस आए थे और भारत में इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को चुना था। दोस्तों धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो आंसर में आ जाएगा धम्म महामात्र। इसके बाद हम आते हैं जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम को मान्यता दी गई थी? तो 4 आश्रम है दोस्तों, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। क्योंकि मानव जीवन को 100 वर्ष माना गया, 100 वर्षों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया 25-25 करके। ठीक। अब हम आ जाते हैं बच्चों उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता? तो उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं भाई तो हमारा आंसर क्या जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत। था, फोल, थाल, भोर, पाल, तो ये तीनों महाराष्ट्र का हिस्सा। अब महाराष्ट्र ये हमारा कहाँ पड़ता है भाई? तो महाराष्ट्र जो माना जाता है ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में आता है, क्योंकि पश्चिमी जो घाट होता है हमारा ये गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु तक जाता है। पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल से शुरू होती है और तमिलनाडु तक जाती है। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा पश्चिमी घाट। इसके बाद हम आते हैं केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व सैनिकों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की दोस्तों? तो ये हमारा आंसर जाएगा 10%। तो 10% जारी की थी। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया दोस्तों? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? शी चिनपिंग। तो शी चिनपिंग को हमारे चाइना का पहली बार राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पंगाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो क्या नहीं है भाई? तो आंसर हमारा यहाँ क्या जाएगा भाई? कहता है हाँ, तो ये जाना चाहिए जम्मू कश्मीर संभवतः। ठीक, जम्मू कश्मीर। मापन अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कहता इकाई कहा जाता है, इकाई है, मापक है, क्रम है या मानक है। क्या दोस्तों क्या कहा जाता है भाई? तो यहाँ कहा जाता है मानक। तो मानक आंसर हमारा जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है भाई, और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं आप लोगों से। फिर एक बार हम ज़रूर आप लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है भाई, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए यहीं अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।